नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की इतिहास का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग भाग 1 में इसके पूर्व फ्रांसीसी समाज कैसे था, कितने वर्गों में बटा था और उस समय किन-किन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था, ये सारी बातें, ये सारी चर्चा हम लोग पिछले भाग 1 में कर चुके थे। अगर आप वो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अगला जो घटना थी, इसकी जो दूसरी पॉइंट है, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी फ्रांस में, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रांति की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी। तो इसमें जब आपको बताए थे कि लुई 16वां जो था, लुई 16वां के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था करों में वृद्धि के अलावा, क्योंकि बताए थे कि 12 अरब लिब्रे कर्ज का बोझ चढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में उसे कर लगाना पड़ता था। लेकिन लुई 16वां जो राजा था वो अकेले कर को नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे प्रतिनिधि सभा, यानी कि प्रतिनिधि जो सभा होती थी, स्टेट जनरल जो होती थी, उन्हें बुलाना पड़ता था, उनकी बैठक बुलानी पड़ती थी। इसीलिए लुई 16वां ने करों की वृद्धि के लिए प्रतिनिधि सभा को बुलाए और प्रतिनिधि सभा जो थी, प्रतिनिधि सभा को ही जनरल स्टेट जनरल कहा जाता था। तो प्रतिनिधि सभा में होता कौन कौन था? इसमें 3 तरह के आदमी होते थे, तीनों वर्ग के लोग शामिल होते थे। प्रथम स्टेट के भी लोग शामिल होते थे, द्वितीय स्टेट के लोग भी शामिल होते थे और तृतीय स्टेट के लोग भी शामिल होते थे। इसमें प्रथम स्टेट के जो लोग होते थे और द्वितीय स्टेट के जो लोग होते थे, ये आमने सामने बैठते थे और इनकी संख्या 300 होती थी। 300 प्रथम स्टेट के प्रतिनिधि होते थे और 300 द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि होते थे। और इसके पीछे जो है 300 इधर 300 इधर, यानी कि 600 जो है तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सभा होते थे। इस प्रकार से फ्रांस में जो जनरल स्टेट थे, जो स्टेट जनरल थे, यानी कि प्रतिनिधि सभा, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट के लोग शामिल होते थे। लेकिन इसमें तृतीय स्टेट में जो समृद्ध और संपत्ति धारी व्यक्ति होते थे, जो ज़्यादा समृद्ध होते थे, जो ज़्यादा शिक्षित होते थे, ऐसे लोग इसमें आते थे, ये लोग शामिल होते थे। तो लुई 16वां ने करों में यानी कि जो टैक्स था उसमें बढ़ाने के लिए, करों की वृद्धि करने के लिए ये प्रतिनिधि जो सभा थी उसकी बैठक बुलाई। इससे पहले जो उसकी अंतिम बैठक हुई थी वो 5 मई उसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1614 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद लुई 16वां ने 5 मई को 1790 को ये बैठक बुलाई और इस बैठक का आयोजन किया। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रतिनिधि सभा में तीनों की भागीदारी होती थी। लेकिन इसमें एक समस्या क्या थी कि प्रथम द्वितीय और तृतीय स्टेट को तीनों वर्गों में एक मत देने का अधिकार था। यानी कि पूरे इस वर्ग को एक मत, इस वर्ग को एक मत और इस वर्ग को एक मत। यानी कि अगर प्रथम और द्वितीय स्टेट एक तरफ अपना वोट कर देते थे तो जो भी वहाँ पे बैठक में जो भी बनते थे नियम कानून या जो चीज़ का आयोजन करना होता था वो उसकी ओर झुक जाते थे। मतलब ये नियम देखा जाए तो तृतीय स्टेट के पक्ष में बहुत कम होते थे, क्योंकि तृतीय स्टेट में 600 प्रतिनिधि होने के बावजूद भी उन्हें भी एक ही मत देने का अधिकार था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का इनके बीच बंटवारा है। उसके बाद इसमें जो मत देने के अलावे इस प्रतिनिधि सभा में जो मत देने का प्रस्ताव था वो तृतीय स्टेट को, जो मत देने का नियम बनाया था वो तृतीय स्टेट को अच्छा नहीं लगा। तो तृतीय स्टेट के लोगों का कहना था, जो भी इसमें भागीदारी करने गए थे, ये बोले कि जो प्रतिनिधि सभा है वहाँ सभी को एक मत देने का, जितने भी सदस्य हैं सभी को एक मत देने का अधिकार दिया जाए। और ये जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव मतलब एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर था। और इस जो तृतीय स्टेट के लोगों ने इसे रखा था, ये एक रूस के जो दार्शनिक लोग थे, जिनके पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से अभिप्रेरित हुए थे और इसी से इन्होंने ये प्रस्ताव को रखा कि हमें, यानी कि जितने भी प्रतिनिधि सभा में सदस्य शामिल हुए हैं सभी को एक मत देने की इजाज़त दी जाए। लेकिन प्रतिनिधि जो सभा थे और यहाँ के जो सम्राट थे, इनके जो प्रस्ताव रखे थे, तृतीय स्टेट के लोगों ने जो प्रस्ताव रखे थे, उस प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया, उस प्रस्ताव को नहीं माना। इस कारण से तृतीय स्टेट के लोग विरोध जताते हुए
उस सभा से बाहर निकल गए। जो वर्साई में जो सभा हो रही थी वहाँ से वो बाहर निकल गए और फिर तृतीय स्टेट के जितने भी लोग थे और इनके जो समर्थक थे सब कोई जो वर्साई के टेनिस कोर्ट थे जो वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट जो थे, टेनिस कोर्ट में सब जमा हुए। टेनिस कोर्ट में जमा होने के बाद इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और कहा जब तक हम सम्राट के शक्तियों को कम नहीं कर देते तब तक ये सभा भंग नहीं होगी। जब तक हम एक ऐसा संविधान तैयार नहीं कर लेते जिससे सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए तब तक हम इस सभा को भंग नहीं करेंगे। ये जो नेशनल असेंबली का हम लोग गठन किए इसको भंग नहीं करेंगे, ऐसा तृतीय स्टेट के लोगों ने माना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रांस में एक एक घटना कैसे उसको उग्र बनाते जा रहे थे। आगे अगर हम बात करें तो जो नेशनल असेंबली थे यानी कि टेनिस कोर्ट में जो जमा हुए थे नेशनल असेंबली, इनका जो नेतृत्व कर रहे थे ये दो व्यक्ति कर रहे थे। एक कर रहे थे आपका एक कर रहे थे मिराबियो, एक मिराबियो थे और एक आबेसिए थे। एक मिराबियो थे, एक आबेसिए थे। ये दोनों व्यक्ति ये नेशनल असेंबली जो घोषित किए थे उनके नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो मिराबियो थे ये कुलीन वर्ग से थे और ये पादरी वर्ग से थे। आप देख सकते हैं कि ये प्रथम और द्वितीय स्टेट से संबंधित रखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने तृतीय स्टेट के लोगों का साथ दिया। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग विशेष इनका तो मत था कि मैं विशेष अधिकारों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये लोग समाप्त करना चाहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग तृतीय स्टेट का बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे, यानी ये लोग न्याय के पक्ष में थे। तो मिराबियो का मानना था कि जो समाज में विशेष अधिकार है, जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उसे खत्म किया जाए। मिराबियो का कहना था कि विशेष अधिकार समाज में नहीं होना चाहिए, समाज में सबको समान भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये जो आबेसिए थे इनका मानना था कि जो सामंती व्यवस्था है उसे खत्म किया जाए। तो इस तरह से दोनों विशेष अधिकार सामंती व्यवस्था और समाज में हुए भेदभाव के खिलाफ थे। तो इसलिए इन्होंने नेशनल असेंबली का साथ दिया। उसके बाद अगर ये घटना के आगे अगर हम देखें तो फिर प्रारूप जो इसका प्रारूप तैयार करने में संविधान को सौंपा गया। मतलब संविधान का जो प्रारूप था, संविधान का जो प्रारूप था वो संविधान का प्रारूप जो था वो नेशनल असेंबली को सौंपा गया कि आप ऐसे संविधान तैयार कीजिए जो सम्राट की शक्तियों को कम कर सके। तो इस तरह संविधान जो प्रारूप था बनाने का काम सौंपा गया। एक तरफ जिधर संविधान प्रारूप तैयार करने में बिजी थे नेशनल असेंबली, उसी समय फ्रांस में वहाँ की जो जनता थे वो आंदोलित हो रहे थे, यानी कि आंदोलन करने के लिए उग्र हो चुके थे। इसका क्या कारण था? इसके कई कारण थे। सबसे पहले अगर बात करें तो इस समय आपको बताए थे कि बहुत ज़्यादा यानी कि फसल जो था बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहा था। नष्ट होने का कारण था कड़ाके की ठंड। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो गया। अब फसल बर्बाद हो जाने से किसी भी देश में फसल बर्बाद होने से अनाजों की कमी होती। ऐसी स्थिति में यहाँ पाव रोटी थी इसकी दाम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसके कारण बेकरी मालिकों ने इसका फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा कीमत में वृद्धि कर दी लाभ के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने विवश में होकर यहाँ पाव रोटी के जो जितने भी दुकान थे वहाँ पे हमला बोल देता है बाद में, और वहाँ के जितने भी अनाज भंडार हैं, जितने भी तरह के दुकान हैं, उन दुकानों को लूट लिया जाता है। उसके बाद कहीं मतलब फ्रांस में ये जो घटना हो रही थी, कहीं आंदोलन हो रहे थे, कहीं लूटपाट हो रहा था, कहीं खजाने लूटे जा रहे थे, ठीक है, तो कहीं किला को ध्वस्त किया जा रहा था। अब ये क्यों हो रहा था, इनके पीछे भी कारण है। अगर देखें तो फ्रांस के लोग जो हैं आंदोलित होने के बाद मतलब फ्रांस के लोगों को भय भी था और सरकार से छुटकारा भी पाना था, इसलिए लोगों ने अब कसम खा ली थी कि अब इस तरह की व्यवस्था को खत्म करना होगा। तो बास्तिल का जो किला था इसी समय, जैसे आपको शुरुआती दौर में बताएं कि बास्तिल के किला पर हमला किया जाता है, और ये हमला होता है 14 जुलाई 1790 को। मतलब 14 जुलाई 1790 को फ्रांस के कुछ लोग पूर्वी पेरिस की पूर्वी शहर की ओर बढ़े और बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया और वहाँ के कमांडर को मार के 7 जो कैदी थे उन्हें रिहा कर दिया। इस तरह से बास्तिल के किले को उड़ा दिया गया और एक अफवाह फैल गई थी इसमें
एक अफवाह फैली थी उसी समय देहाती इलाकों में फैली थी कि जो सम्राट है वो कुछ, या जो जागीरदार है, जो सामंती लोग हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भाड़े में लोगों को बुला लिया गया और उसे कुछ पैसे देके फसल को बर्बाद करने के लिए कहा गया, तो वो गाँव की ओर बढ़ रहे। तो ऐसे में लोगों में अफवाह फैली थी और कई जगह शहरों में भी अफवाह थी कि सम्राट सैनिकों को भेजा है, आदेश दे दिया है और वो हमें मारने आ रहे हैं। तो इस तरह की कई अफवाह फैली थी। अब लोगों को भय भी हो गया था, इसलिए लोगों ने इस अफवाह को सच मान के फिर क्या किया, अपने घरों से जो भी औजार उन्हें मिले, जो भी हथियार औजार मिले, उसे लेकर आसपास के इलाकों को लूटने लगा, लूटपाट करने लगा। जो सरकारी दस्तावेज थे उसे जला दिए गए, बेकरी या दुकान जितने भी थे, अन्न भंडार जितने भी थे, उसे लूट लिया गया। ठीक है, और जितने भी किले होते थे उनको ध्वस्त करते जाते थे, उन्हें गिरा दिया जाता था, उन्हें बर्बाद कर दिया जाता था। इस तरह से फ्रांस के जो लोग थे पूरी तरह से विद्रोह करने पर आ गए थे और इसका परिणाम अंतिम में ये होता है कि जो कुलीन वर्ग है, जो इसमें कुलीन वर्ग होते हैं, तो कुलीन वर्ग होते हैं, इन्हें बेबस होकर भागना पड़ता है किसी दूसरी जगह पे शरण लेने के लिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब कर दी गई थी उनके द्वारा। आपको पहले बताए थे कि 90% लोग किसान थे, तो आप समझ सकते हैं कि 10% ये लोग और ये लोग 90%, तो ये लोग कैसे झेल सकते हैं, इसलिए इन्हें भागना पड़ा। और इस तरह से जो पादरी वर्ग जो चर्च लेते थे, जो विशेष अधिकार था दोनों का समाप्त कर दिया। जो टैक्स देना पड़ता था धार्मिक कर के रूप में, जो टाइल कर था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो जितने भी तरह के सामंती व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया, विशेष अधिकार को खत्म कर दिया, जो टैक्स वसूली होता था उसे खत्म कर दिया गया। और अंतिम में जो लुई 16वां था, इन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया कि अब नेशनल असेंबली जो है वो अपना जो लक्ष्य रखें, जो संविधान प्रारूप तय किए सम्राट की शक्तियों का कम करने का, यानी उस पर अंकुश रखने का, वो पूरी तरह से उसकी पालन होगी। और इस तरह से लुई 16वां ने घुटने टेक दिए। ठीक है, यानी कि एक तरह से घुटने टेकने का मतलब लुई 16वां नेशनल असेंबली की बात मान लिया। इस तरह से ये परिणाम हुआ। और फिर 4 अगस्त, यानी कि 4 अगस्त जो विद्रोह हुआ था 14 जुलाई के बाद, उसके आगे अगर हम देखें, यानी कि 4 अगस्त 1790 को नेशनल असेंबली करों, बंधनों, कर्तव्यों की सामंती व्यवस्था का उन्मूलन करने का एक आदेश पारित किया कि जो कर हैं, जो सामंती व्यवस्था है, उनका उन्मूलन किया जाए, उन्हें पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इस तरह का एक प्रस्ताव लाया और 4 अगस्त को फ्रांस में करों, कर्तव्यों और बंधनों की जो सामंती व्यवस्था है उससे उन्मूलन किया गया। उसके बाद जो बताएं कि पादरी का जो जितने भी विशेष अधिकार थे, कुलीन के जितने विशेष अधिकार थे, सब समाप्त कर दिए गए। इसके साथ साथ जितने भी तरह के टैक्स की वसूली होती थी, जितने भी तरह की असमानताएं थी, उसको समाप्त किया गया। और जो स्वामित्व जमीन थे, जो निजी जमीन होता था, यानी पादरी और कुलीनों का, उसे जब्त कर लिया गया। उसे क्या कर लिया? जब्त मतलब जैसे आप देखते हैं कि किसी जगह पे कुछ लोगों का ज़मीन होता है तो कोई ज़बरदस्ती उसको जब्त कर लेता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया, उनके ज़मीनों को जब्त कर लिया। उनका मानना था कि ये ज़मीन हमारे हिस्सों में आता है, यानी कि समाज में जो भूमि का बंटवारा है वो असमान है, इन्हें बहुत ज़्यादा मिल गया, हमें बहुत कम मिला है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। तो स्वामित्व पर जब्त, यानी जितने भी ज़मीन थे, स्वामित्व जमीन, उसको जब्त कर लिया। इसके साथ साथ 20 अरब लिब्रे, यानी उस समय फ्रांस की जो मुद्रा थी वो लिब्रे थी, जो 1794 में समाप्त हो जाती है। तो 20 अरब लिब्रे सरकार के हाथों में लगा। उस समय सरकार कौन थे? तो उस समय जो सरकार थे, भैया आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इसमें 20 अरब लिब्रे का हाथ लगा सरकार को, इतना पैसा लगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें आगे जो घटना होती है, यानी कि आपको बताएं, एक तरफ जो फ्रांस में एक तरफ आंदोलन हो रहे थे, तो दूसरी तरफ संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था। संविधान का जो प्रारूप है वो 1791 में पूरा कर लिया, यानी कि ये शुरुआत कब हुई थी? अब आपको बताएं, जो फ्रांस में विद्रोह हो रहे थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, और 1791 में संविधान ने अपना प्रारूप तय कर लिया। इस प्रारूप में लिखा था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना, यानी सम्राट का जो पावर है, जो शक्ति है, जो मनमानी वो करता है, वो अब नहीं कर पाएगा, उसे कम करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। और अब सम्राट की शक्तियाँ, मतलब केंद्रीय जो शक्ति है, केंद्रीय शक्ति एक जगह सिमट के ना रहे, इसे 3 भागों में बांट दिया। जो शक्ति है, शक्तियाँ का विभाजन 3 भागों में कर दिया, एक कार्यपालिका के रूप में,
एक न्यायपालिका के रूप में और एक विधायिका के रूप में। इस तरह से शक्तियों का विभाजन 3 भागों में कर दिया गया, यानी कि विधायिका जो विधि बनाए, न्यायपालिका जो न्याय करे और कार्यपालिका जो शासन करे या शासन का संचालन करे या बनाए गए नियमों का पालन करवाए। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। उसके बाद जो इनकी जो नियुक्ति होती थी, जो विधायिका में जितने भी मेंबर होते थे, विधायिका में 745 मेंबर होते थे, विधायिका में 745 मेंबर होते थे। तो इनकी नियुक्ति जो होता था, इनकी नियुक्ति अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। देखिए चुनाव जो होता है 2 तरह से होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली, जिसको हम सीधे सीधे चुन लें, और ऐसी व्यवस्था कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जो हम लोग सीधे सीधे नहीं चुनते, किसी के द्वारा उसे चुनते। तो यहाँ पे जो चयन होता था इन मेंबर का, इनके लिए निर्वाचक के जो समूह होते थे, निर्वाचक समूह का चयन होता था। और इन निर्वाचक समूह को फ्रांस के सक्रिय नागरिक चुनते थे। फ्रांस के सक्रिय नागरिक वो होते थे जिसकी उम्र 25 वर्ष और ऐसे पुरुष जो मतलब लगभग 3 दिन का जो मजदूरी दर है उसके बराबर कर चुका था, उसे मत देने का उस समय अधिकार था। तो ऐसे लोग निर्वाचक समूह का चयन करते थे और ये निर्वाचक समूह फिर आपका जो विधायिका का जो सदस्य है उसको चुनते थे। इस तरह से ये व्यवस्था थी, यानी कि फ्रांस में चुनने का, यानी कि सबसे पहले नागरिक, फिर निर्वाचक समूह, फिर आपका जो नेशनल असेंबली होता था, नेशनल असेंबली का ऐसे गठन होता था। यानी इन तीनों में ऐसी व्यवस्था थी, इस तरह से चुना जाता था। और ये जो आपका जाके जो विधायिका है, विधायिका जो है, विधायिका सम्राट और कार्यपालिका और मंत्री, यानी कि विधायिका जो है ये सम्राट पर क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे, ताकि सम्राट मनमानी ना कर सके। इस तरह की व्यवस्था उस समय बनाई गई। अब इसके जो अगले भाग हैं 3 में, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रांस में उस समय का माहौल कैसे बना हुआ था। तो जैसे ही बताएं कि नेशनल असेंबली की बात तो स्वीकार कर ली थी सम्राट, लेकिन उनके मन में अभी भी खटक रहा था राजगद्दी और जो शक्तियाँ थी उसे फिर से पाने के लिए, क्योंकि नेशनल असेंबली उस पर अंकुश लगा दिए थे। तो जो सम्राट था, सम्राट प्रसा के जो राजा थे उनसे गुप्त बातचीत कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो विद्रोह है उसे दबाने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। तो इस तरह से वो मान गए थे। और इसके फ्रांस के जो आसपास के इलाके थे, यानी फ्रांस के आसपास के इलाकों में जब देखा कि फ्रांस में इतने बड़े विद्रोह हो गए, क्रांति हो गए, तो वहाँ के शासक को वहाँ के शासक बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। उसका मेन कारण था कि आज फ्रांस में मतलब शासकों का मानना था कि फ्रांस में जो घटना हुई वो हमारे देश में भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने फ्रांस के राजा का साथ देने के लिए इधर अपनी योजना बना रहे थे सेनाओं को लेकर कि वहाँ विद्रोह को दबाया जाए, वहाँ के लोग से फिर से वो शक्तियाँ ले लिया जाए। लेकिन इसी बीच नेशनल असेंबली ने प्रसा और जो ऑस्ट्रिया उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही थी। और इसमें युद्ध की जब घोषणा हो जाती है तो जो राजा का मंसूबा है वो पूरी तरह से उसमें पानी फिर जाता है। और इसके बाद सेनाओं में बहुत बढ़ चढ़ के भर्ती होती है। और इसी बीच एक रोजेट नाम का कवि होते हैं जो अपनी एक गाना लिखे थे उसी समय, जो बहुत ज़्यादा सैनिक लोग गाते थे उसे बड़े चाव से गाते थे। उनमें देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी जब उस गाने को गाते थे। उस गाने का नाम था मार्सिले, ठीक है। बाद में फ्रांस का ये राष्ट्रगान बनते हैं। तो इसे पेरिस के एक जगह थे मार्सिलेस, वहाँ पे गाया जाता है पहली बार। उसके बाद ये गाना बाद में फ्रांस के राष्ट्रगान के रूप में जाने जाते हैं। और जो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, तो प्रसा युद्ध मतलब प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध के लिए जो घोषणा किए थे नेशनल असेंबली फ्रांस के, तो इसमें क्या हुआ कि युद्ध में बहुत सारे पुरुष युद्ध में जाने लगे। तो पुरुष जब युद्ध में जाने लगे तो इसमें क्या हुआ, जो घर की महिलाएं उसमें बोझ बढ़ गया, उसमें कामों का बोझ बढ़ गया, क्योंकि उन्हें कमाना भी होता था, घर के काम काजों को भी देखना होता था। ऐसे में महिलाओं की स्थिति आगे से थोड़ा खराब होगी। आर्थिक स्थिति जो खराब होने के कारण उन्हें घर से बाहर काम करने के लिए भी जाना पड़ता था। आप जानते हैं युद्ध में भारी मात्रा में लोगों की क्षति होती है, कई सारे लोग मारे भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति फ्रांस में बनी हुई थी। और 1791 में जो नेशनल असेंबली ने जितने भी प्रावधान किए थे वो अधिकतर अमीरों के पक्ष में था। तो अमीरों के पक्ष में जो था, यानी कि सोचिए कि अमीर के अनुसार ज़्यादा नियम प्रावधान बने थे,
इसमें क्या हुआ, इसमें गरीबों में नाराजगी हो गया। जो गरीब लोग थे, जो गरीब तबका था, वे इनसे नाखुश थे, इनके नियमों से। तो इन्होंने क्या किया, उस समय कुछ प्रसिद्ध क्लब भी चलते थे, तो इन्होंने जैकोबिन क्लब, जो जैकोबिन क्लब थी, जैकोबिन क्लब में शामिल होना शुरू कर दिया। और फिर जैकोबिन क्लब में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और उस समय इनके जो नेता थे रॉबेस्पियर, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, ये जो नेता थे इनका नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह से रॉबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब, जो जैकोबिन क्लब थे, उसका मतलब जो रॉबेस्पियर जो नेता थे जैकोबिन क्लब का, इन्होंने फ्रांस में जो इनके साथ जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने एक योजना बनाती है। और फिर महंगाई को मुद्दा बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रांस में उस समय महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो महंगाई को मुद्दा बना के 10 अगस्त 1792 को हिंसक विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, हिंसक रूप से विद्रोह करते हैं। और इसमें इसका परिणाम क्या निकलता है, तो परिणाम में इसका निकलता है हिंसक विद्रोह होने के बाद राजा को बंदी बना लिया जाता है, और राजा बंदी बन जाते हैं। राजा को बंदी बना लिया जाता है, और 21 या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार मिल जाता है। और इसके साथ साथ 21 सितंबर यानी 1 महीना 10 दिन बाद 1792 को फ्रांस गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कोई भी देश जिसका जो सर्वोच्च अधिकारी है, यानी जो सबसे बड़ा हेड है, उनका जो मालिक चुना जाए। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी देश का जो संवैधानिक पद का सबसे हेड होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है, उसका चयन वंशानुगत ना होकर उनको चुना जाए, उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाए। यानी गणतंत्र ऐसी व्यवस्था को कहा जाएगा जहाँ वंशानुगत ना होकर चुनाव के माध्यम से उसका चयन हो। तो फ्रांस में अब फ्रांस गणतंत्र बन चुका था 21 सितंबर 1792 को। तो आप देख सकते हैं कि मैक्समिलियन रॉबेस्पियर का योगदान यहाँ बहुत बड़ा होता है, जो फ्रांस को गणतंत्र बनाने में अपनी भूमिका देते हैं। लेकिन आगे जब इसकी बात करेंगे तो रॉबेस्पियर भी, जैसे आपको अभी लग रहा है कि वो अच्छे शासक के रूप में, बाद में इनकी भी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जो बाद में फ्रांस के लोगों के साथ भारी दिक्कत पैदा करती। तो चलिए जानते हैं आगे फिर क्या हुआ था। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस गणतंत्र हुआ, और लुई 16वां जो राजा था, लुई 16वां, उसको 1793 में देशद्रोह का आरोप लगाकर उसमें मुकदमा चलाया और फांसी पे चढ़ा दिया। और ये फांसी पे जो चढ़ाया था वो गिलोटिन में चढ़ाया था। गिलोटिन 2 खंभों में लटकता हुआ आरी होता था, जिससे रख के मतलब सर को कलम कर दिया, मतलब सर को अलग कर दिया जाता था। और इसका जो आविष्कार किए थे वो डॉक्टर गिलोटिन ने किए थे। तो डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। बाद में इसमें जो रॉबेस्पियर है, इन्हें भी गिलोटिन में चढ़ाया जाता है। आगे हम उसकी बात करेंगे। अभी जो लुई 16वां है उसके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो फ्रांस में यानी कि लुई 16वां को जब देशद्रोह का मुकदमा चलाकर फांसी दे दिया गया, और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट के साथ भी यही असर हुआ, उसके बाद का जो समय आता है वो आतंक का राज होता है। तो आतंक का राज कब से कब तक चलता है, 1793 से 94 के बीच आतंक का राज चलता है। इस आतंक के राज में, ये जो आतंक का राज चला, इसके बीच हुआ क्या आप देखिए। आप जानते हैं जैकोबिन क्लब के जो नेता थे रॉबेस्पियर, इनके हाथों में सत्ता जब आ गई तो इन्होंने बड़ा दंड और सख्त नीति अपनाई। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे विरोधी है, सरकार के विरोधी है, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, पादरी वर्ग हो, या उसके पार्टी के अंदर ही कोई व्यक्ति हो, उन्हें पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे में क्या होता था, जो भी मतलब गिरफ्तारी करने के बाद न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चला जाता था। जो दोषी पाया जाता था उन्हें गिलोटिन में चढ़ा के उनके सिर को कलम कर दिया जाता था, यानी सिर को अलग कर दिया जाता था। इस तरह से गिलोटिन जो था 2 खंभों के बीच लटकते हुए मशीन था, जिसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। तो ऐसे में रॉबेस्पियर ने जो सख्त और दंड नीति अपनाई थी, इससे वहाँ की जनता ही त्राही करने लगी। तो इस प्रकार से न्यायालय ने फिर अंतिम रूप से, जो न्यायालय थे, इन्होंने न्यायालय जो थे उन्होंने अंतिम रूप से उसे भी दोषी करार दिया और उसे भी गिलोटिन में चढ़ा के उनके भी सिर को कलम कर दिया। इस तरह से रॉबेस्पियर का जो अस्तित्व है वो समाप्त होता है, और एक अब नए वर्ग का उदय होता है, जिसे मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो मध्यम वर्ग के उदय होने से बहुत तरह की समस्याएं भी है। मध्यम वर्ग जो थे वो ज़्यादा समृद्ध और शिक्षित होते थे। मध्यम वर्ग ऐसे लोग होते थे जो ज़्यादा मतलब संपत्तिधारी भी नहीं होते थे और ज़्यादा गरीब, मतलब बीच का होते थे।
ठीक, नए वर्ग का यहाँ पे उदय देखने को मिलता है। तो मध्यम वर्ग के उदय होने से यहाँ पे शासन मतलब शासन व्यवस्था थी तो संविधान में जो परिषद था, परिषद इसका चयन के लिए मतलब परिषदों का संविधान में चुनी गई मतलब विधान परिषदों का संविधान में जो चुनी जाती थी विधान परिषद का प्रावधान था और इसमें डायरेक्टरी की व्यवस्था थी। डायरेक्टरी जिसमें 5 मेंबर होते थे, जिसमें 5 मेंबर शामिल होते थे। इस तरह से विधान परिषद में डायरेक्टरी की व्यवस्था थी। संविधान में प्रावधान किया गया था, 5 मेंबर होते थे, लेकिन इसमें डायरेक्टरी जो थे उसमें राजनीतिक रूप से अस्थिरता आ गई। तो अस्थिरता आने का कारण था कि ये लोग जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे इन्होंने शासन मतलब जब इनके हाथों में सत्ता आई तो इन्होंने गरीब तबके या इसके निचले वर्ग में जो आते थे उन लोगों पर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया। इस कारण से धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे वहाँ के लोग इनके भी विरुद्ध जाने लगे। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता आने के कारण सैनिक तानाशाह जो था नेपोलियन बोनापार्ट उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया। आगे हम जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे और उनका कितना भागीदारी होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट उस समय यूरोप में जो है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, यूरोप में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो लोगों को लगा कि यही हमारा कुछ कर सकता है, यही हमें जो मध्यम वर्ग के हाथों में जो सत्ता आई है वही हमें दिला सकता है, ऐसी आशा लोगों के द्वारा रखी गई थी। तो अब आगे जो इसका चौथा भाग है इसमें है कि क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी। अगर हम बोलें कि महिलाओं के लिए क्या होता, महिलाओं की स्थिति इस समय फ्रांस में क्या थी, तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ ही महिला ऐसे होते थे जिनकी स्थिति अच्छी होती थी, जैसे कुलीन और बादी वर्ग की महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी, विवाह करने की आज़ादी होती थी। बाकी जो गरीब तबके होते थे, तृतीय स्टेट के अधिकतर महिलाओं का उतनी आज़ादी नहीं थी, हर चीज़ में पाबंदी थी। जैसे कि शादी करने के लिए उनके पिता उन्हें बाध्य करते थे। ठीक है, उनके पिता के अनुसार उन्हें शादी करने पड़ते थे, उन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं होती थी, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, उन्हें कई तरह के कार्य भी करने पड़ते थे समाज में। कुछ ऐसे भी महिला होती थी जो वेश्यावृत्ति करते थे। तो समाज में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो महिलाओं ने अपनी हित के लिए लड़ाई लड़ी। महिलाओं ने अलग अलग जगह से अपने अधिकार को पाने के लिए अलग अलग तरीके से आंदोलन करने लगे, विद्रोह करने लगे। ठीक है, तो महिलाओं ने ऐसे में लगभग 60 क्लब, ठीक है, 60 क्लब मतलब समूहों की संस्था बनाने लगे। ऐसे करके 60 क्लब बनाए थे और इसमें महिला अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रस्ताव रखे थे कि हमारी ये डिमांड है। तो महिलाओं में जीविका निर्वाह के लिए कार्य करना महिलाओं के द्वारा बहुत भारी समस्या होती थी। कई तरह की उन्हें असामाजिक सुरक्षा देखने को मिलती थी। तो महिलाओं के साथ उसके साथ साथ भेदभाव भी था, मत देने का अधिकार नहीं था। उनका जो काम जब करते थे, कोई भी कार्य करते थे तो उन्हें समान वेतन नहीं मिलता था। जितना पुरुषों को मिलता था उतना महिलाओं को नहीं मिलता था, तो वेतन में भी कमी होती थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं परेशान होकर आंदोलन करने लगे, विद्रोह करने लगे। और इसी में एक सबसे मशहूर क्लब था, उनका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वेमेन क्लब। ठीक है, एक सोसाइटी था, एक क्लब जो बड़ा उस समय मशहूर था, फेमस था। उनका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी। ठीक है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये जो संस्था थी उस समय बहुत फेमस थी। ठीक है, इसके नेतृत्व महिलाओं ने बहुत मतलब जोश के साथ किए थे, बहुत ज़्यादा इसमें भागीदारी भी हुई थी। और फिर बाद में महिलाओं का जो डिमांड था वो समान राजनीतिक अधिकार को लेकर था कि मुझे महिलाओं को मत देने का समान अधिकार हो पुरुषों के साथ। महिलाओं को जो निष्क्रिय, आप देखें कि नेशनल असेंबली ने उन्हें निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया था कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें मत देने का अधिकार दिया जाए, हमें सक्रिय नागरिक का अधिकार मिले, हमें अपने इच्छा के अनुसार हमारा जो मूल अधिकार है, हमारा जो डिसीजन है, निर्णय लेने की जो अधिकार है,
यानी राजनीतिक अधिकार में जितने भी अधिकार आते हैं उनको लेकर मांग महिलाओं ने रखा था। और इस तरह से बहुत बाद में जाके महिलाओं को 1946 में मत देने का अधिकार मिलते हैं। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1946 में। तो एक लंबी जंग थी महिलाओं में, तब जाके उन्हें ये अधिकार